नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लाया जाएगा भारत। लंदन की कोर्ट ने भगोड़े के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो को लेकर बनाए गए सख्त नियम, महिलाओं के लिए किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी को फौरन हटाना होगा। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका, ममता बनर्जी की पुलिस ने रैली को नहीं दी अनुमति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुली पोल, रैली में 500 रुपए देने का वादा कर जुटाई भीड़, रुपए न मिलने पर मजदूरों ने मचाया हंगामा। चीन से बॉर्डर पर हालात सुधरते ही रास्ते पर आया पाकिस्तान, हॉटलाइन पर करने लगा शांति की बात। नजर डालते हैं पहली खबर पर। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी अब भारत लाया जाएगा। नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं। तृप्ति जी, कैसे नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा? देखिए, नीरव मोदी के लिए अभी हम देखा जाए तो भारत सरकार की ये एक कानूनी जीत है, वो भी विदेश में, ब्रिटेन में, जहां से प्रत्यर्पण करके उसको लेकर आने की बातचीत चल रही है। नीरव मोदी को भारत कब लाया जाएगा ये तय होगा नीरव मोदी के अगले कदम के ऊपर, क्योंकि अभी उसके पास ये ऑप्शन है। लोअर कोर्ट ने ये प्रत्यर्पण के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है ब्रिटेन की। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि 2-2.5 साल से ये केस वहां चल रहा है और ये भारत सरकार की इच्छा शक्ति ये दिखाती है कि भारत से कानून तोड़कर जो कोई भी बाहर जाएगा उसे वापस लेकर भारत आया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए लगातार कानूनी लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही थी। और क्योंकि दूसरे देश का मामला था, प्रत्यर्पण का मामला था, आपको कन्विंस कराना होता है, आपकी लीगल टीम को कन्विंस कराना होता है कि ये आरोपी है और इसको हमारे देश में हमें लाकर और हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। नीरव मोदी जिस तरह की दलीलें वहां आपके कोर्ट में दे रहा था वो भारत को काफी हद तक बदनाम करने वाली भी थी। इसलिए ये जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है ये भारत सरकार की एक जीत की तरह देखा जाता है। उसने बोला था कि भारत सरकार में मेरे साथ पॉलिटिकली मेरे साथ मिसबिहेव हो सकता है। उसने जेल के ऊपर सवाल उठा दिए थे कि वहां की जेलें बहुत खराब हैं और वहां पर मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा। उसने अपनी मेंटल कंडीशन का भी हवाला दिया था। तो ये तमाम सारी बातों का हवाला देकर उसने भारत की व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद हमारी लीगल टीम भारत सरकार की जो वहां गई थी वो ये कन्विंस कराने में सफल रही वहां के कोर्ट को कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी जरूरत है और इसने ये क्राइम किया है जो माना गया है। अब इसको लेकर भले ही विपक्षी पार्टियों को इस बात से मिर्ची लग रही है कि इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है, अभी लोअर कोर्ट से ही फैसला आया है, अभी तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, कि लंबी लड़ाई हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयां जीत कर ही लंबी लड़ाई जीती जाती है और ये दिखाता है कि भारत सरकार के अंदर ये इच्छा है कि वो नीरव मोदी जैसे आरोपी को भारत लाकर कार्रवाई करेगी और किसी भी तरह का अपराधी इस तरह से बच नहीं सकता। और इसके बाद ये उम्मीदें भी बढ़ी हैं कि मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोगों को भी जल्द ही भारत लाने की तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं वो सफल होती दिखेंगी, क्योंकि भारत सरकार की इच्छा शक्ति है कि इन लोगों को लाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि लंबे समय से नीरव मोदी को भारत लाए जाने की कोशिशें की जा रही थी, जो अब आखिरकार पूरी होने वाली है। वहीं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ओटीटी को बताना होगा कि वे किस तरह से जानकारी को प्रसारित कर रहे हैं। ओटीटी पर 13+ 16+ ए श्रेणी की व्यवस्था होगी ताकि बच्चे इन्हें ना देख सके। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेट करना होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। इसके तहत सरकार को मंथली
कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाने होंगे। कोई आपत्तिजनक पोस्ट सबसे पहले कहां से आया है ये बताना होगा। शिकायतों के निपटारे के लिए व्यवस्था बनानी होगी। यदि प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या सामग्री है तो उसे हटाना होगा। यदि सोशल मीडिया कंपनी किसी यूजर की पोस्ट हटाती है या उसे बैन करती है तो यूजर को इसका कारण भी बताना होगा। तृप्ति जी, अब जिस तरह से ओटीटी के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, सोशल मीडिया के लिए भी जारी की गई हैं, तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक जो अभिव्यक्ति की आज़ादी गैंग है, इससे पहले कि वो ये बोले कि सरकार तानाशाही कर रही है इस तरह की पाबंदियां सोशल मीडिया और डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगा कर, तो ये बता दें जो कि खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बोला है कि उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल होता है, चाहे वो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा हो, ऑब्सिन कंटेंट के मामले में हो, चाहे वो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखिए जिस तरह से तांडव को लेके पूरा बवाल हुआ था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था, उसके अलावा किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे न्यूडिटी, वॉयलेंस दिखाया जा रहा था, इन सबको लेके सिर्फ कानून मंत्रालय के पास ही शिकायतें नहीं आई, बल्कि कई बार कई हाई कोर्ट्स में भी शिकायतें गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि गाइडलाइंस सरकार को लानी चाहिए और इसीलिए इन तमाम शिकायतों के बाद ही ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। तो इसमें दिक्कत उन लोगों को जरूर हो रही है, सोशल मीडिया पे खासतौर से उन लोगों को हो रही है जो खाते यहाँ का है और गाते चीन और पाकिस्तान का है, क्योंकि उनका जो फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है वो नहीं चल पाएगा। दरअसल इस गाइडलाइन की जरूरत ही इसलिए पड़ी थी क्योंकि देश का माहौल क्यों किस तरह से बिगड़ रहा था। आप अगर एक उदाहरण लीजिए, बेंगलोर दंगों का हम बात करें अगर, जो पिछले साल हुए थे, कि किस तरह से पहले हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक पोस्ट किया गया, फिर उसके बाद उसके जवाब में एक नवीन नाम के जो आरोपी है उसने इस्लाम धर्म को लेकर पोस्ट किया और दंगे भड़क गए। लेकिन वो पोस्ट कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों आग भड़की, ये पता नहीं लग पा रहा था। तो अब जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें अगर इस तरह की कोई फेक न्यूज या फिर कोई आपत्तिजनक जानकारी साझा की जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो पहला पोस्ट कहां से आया ये पता कर लिया जाएगा और वहीं पे उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भारत को कई बार बोला गया, चाहे हमारी सेना की बदनामी वाले कई हमने वेब सीरीज देखे हैं, कैपिटल टीवी ने तो कई सारे इस पे वीडियोस भी बनाए हैं, चाहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर कई तरह के वेब सीरीज आई हैं जो धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली थी और जो साफ तौर पे लग रहा था कि एक प्रोपेगेंडा, खासतौर से वामपंथी प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई थी, जिन पे किसी तरह की कोई लगाम नहीं थी क्योंकि वहां पे कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए इन गाइडलाइंस को लाने की जरूरत पड़ी जो कि देश के भले के लिए ही है। यानी कि सरकार के पास इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई शिकायतें दर्ज हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये सख्त नियम लागू किए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी खींचतान लगातार जारी है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओवैसी चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए मुस्लिम बाहुल मटिया ब्रुज में रैली करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। नतीजतन उनकी रैली रद्द हो गई। आपको यह भी बता दूं कि ये क्षेत्र तृणमूल सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में आता है। तृप्ति जी, क्यों असदुद्दीन ओवैसी की रैली को अनुमति नहीं दी गई है? देखिए, अनुमति नहीं दी गई है ये तो सीधी सीधी बात है। टीएमसी अगर बोल रही है कि उसका कोई रोल नहीं है, पुलिस उनके अंडर में आती है और जाहिर सी बात है पुलिस ने कहा कि कोई गड़बड़ होने की आशंका है, इसलिए ओवैसी की रैली को हम परमिशन नहीं दे सकते। भाई, परमिशन तो बीजेपी की रैली को भी नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में मिली ना। लेकिन ओवैसी की रैली से दिक्कत यह है कि हमेशा से ममता बनर्जी ने यह कहा है कि ओवैसी की पार्टी AIMII जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। ओवैसी का पूरा जो ध्यान है वहां पर बंगाल में वो मुस्लिम वोटर्स पर है और ममता बनर्जी के बहुत बड़े मुस्लिम वोटर्स भी हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि ओवैसी उन इलाकों में जाएं जहां वो मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित कर सकें। बिहार में ओवैसी की पार्टी उतरी थी तो वो साफ तौर पे उसका प्रदर्शन दिखाई दिया था। इसी तरह अभी गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में भी ओवैसी की पार्टी उतरी थी तो वहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो वो ये महसूस कर रही है ममता बनर्जी कि मुस्लिम वोटर्स को ये रिझा रहे हैं। अब अगर वहां पर ये मुस्लिम वोटर को रिझाएंगे बंगाल में तो उससे बीजेपी को भले फायदा ना हो लेकिन टीएमसी को नुकसान होगा, क्योंकि फिर ये जो है ओवैसी की पार्टी वो वोट कटुआ पार्टी हो जाएगी। जो वोट उनके पास आ रहे होंगे वो ओवैसी के पास चले जाएंगे और साफ साफ फायदा जो है वो बीजेपी को उसका मिलेगा। और इसीलिए ममता बनर्जी चाहती है कि ओवैसी को रोक दिया जाए, उनको यहां घुसने ही नहीं दिया जाए और यही वजह है कि उनकी रैली को परमिशन नहीं दी गई। यानी कि ममता बनर्जी को अब अपने मुस्लिम
मुस्लिम वोट खोने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की रैली को यहां मंजूरी नहीं दी गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसने उनकी सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शालीमार बाग में रोड शो का आयोजन किया। इस रैली में मजदूरों को 500 रुपए देने का वादा कर बुलाया गया था। ये लोग रैली में आए जरूर, लेकिन केजरीवाल की पार्टी ने अपने वादे के मुताबिक इन्हें पैसे नहीं दिए और इन मजदूरों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में इन वीडियो के सामने आने के बाद अब केजरीवाल की जमकर फजीहत हो रही है। तृप्ति जी, क्यों ऐसी नौबत आ गई आम आदमी पार्टी के लिए कि रोड शो में उन्हें पैसे देकर लोगों को बुलाना पड़ रहा है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो लगातार हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के ऊपर भीड़ जुटाने के मुद्दे को लेकर धावा बोलते रहे। अब ये जो वीडियो सामने आया है जिसमें कि मजदूर साफ साफ बोल रहे हैं कि हमें 500 रुपए देकर बुलाया गया है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भीड़ जुटाने के लिए वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिनका वो आरोप लगाते रहे बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। तो पूरी तरह से वो राजनीति में रंग चुके हैं। जो आम आदमी बनकर आए थे, अब वो आम आदमी पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस रैली में ये गए थे वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। खुद अरविंद केजरीवाल खड़े होकर बोल रहे थे कि दिल्ली से कोरोना भाग गया है, उन्होंने कोरोना को हरा दिया है। ना उन्होंने मास्क लगाया था, भीड़ ठसाठस भरी थी, जबकि पूरी तरह से कोरोना देश से गया नहीं है। जिस तरह के स्ट्रेन अभी मिल रहे हैं वो दोबारा आ सकता है। तो क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की लापरवाही, वो भी कोरोना को लेकर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज भी देश के 5 राज्य महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश वगैरह, जहां पे आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है कि वहां पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक सीएम इस तरह की हरकतें कर रहा है सिर्फ इसलिए कि रैली में भीड़ जुटे। तो ये सीधे सीधे केजरीवाल का दोगलापन दिखाता है कि वो जो आम आदमी बनकर आए थे वो आम आदमी नहीं रहे, वो इतने खास हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए वो जनता की सेहत को और इस तरह के पैसे देके भाड़े की भीड़ को सबको बुला सकते हैं। यानी कि जिस तरह का मंजर अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान देखने को मिला और जो हालात उनके इस रोड शो के बाद बने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो सामने आई ही, साथ ही उनकी फजीहत भी जमकर हुई है। उधर लद्दाख में चीन के साथ शांति बहाली के हालात बनते ही पाकिस्तान के रुख में भी बदलाव आया है। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है। एक साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने सभी संधियों, समझौतों और संघर्ष विराम के नियमों का पालन करने पर सहमति जताई। इसके अलावा आज एफएटीएफ की बैठक का भी अंतिम दिन है, जो कि पाकिस्तान का भविष्य तय करेगा कि वो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा या फिर ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। तृप्ति जी, आखिर अब पाकिस्तान क्यों इस तरह से शांति बहाली की बात करने लगा है और एफएटीएफ में क्या होने वाला है आगे? देखिए, पाकिस्तान के साथ ये जो सीज फायर वाली प्रक्रिया 2003 में लागू हुई थी। अब अभी ये जो हॉटलाइन पे बात हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर को लेकर, इस पे भारत हमेशा सीज फायर को लेके 17 सालों से पहल करता रहा है और पाकिस्तान हमेशा से धोखा देता रहा है। अब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ये सीज फायर की बात कर रहे हैं और अभी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका गए थे, वो भी भारत का एयर स्पेस यूज़ करके, जिसके लिए भारत ने उन्हें परमिशन दी थी कि आप हमारा एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जाके वो भारत के खिलाफ ही बात कर रहे थे। वहाँ पे जाकर उन्होंने फिर से कश्मीर का राग अलापा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने ये बोला कि वो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। यानी इस तरह की जो वो झूठी बातें करते हैं वो करते रहे हैं। अब ये जो सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है आज फिर से, ये एक प्रक्रिया है जो कि पिछले 17 सालों से होती है और हर बार इसका उल्लंघन कोई करता है तो वो पाकिस्तान है। आपको मैं बता दूं कि कईयों बार, हजारों बार इसका सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और हमेशा उल्लंघन की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है। इसलिए ये सीज फायर भारत जो है करता तो है लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर 2019 से 2020 के बीच में ही देखा जाए, जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया था, उसके बाद से पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करने के मामले में। 3,500 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है सिर्फ एक साल के अंदर, 370 हटने के बाद। ऐसे में ये बात तो करते हैं सीज फायर की, भारत हाँ भी कर देता है, लेकिन भारत को भी कहीं ना कहीं पता है कि पाकिस्तान की मंशा कभी साफ नहीं होती और जो उसका इतिहास रहा है पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ, उसको पता है कि धोखा तो मिलना ही है। तो प्रक्रिया क्योंकि निभानी होती है तो निभा ली है, लेकिन जब उल्लंघन होगा तो भारत सरकार किस तरह से जवाब देती है ये भी पाकिस्तान को पता है। यानी कि पाकिस्तान शांति बहाली की बात तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।